रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में शंभू रहता था। वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में मुलाजमत करता था, लेकिन उसके पास उसकी छोटी सी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के दरख्त कितने बड़े हो गए। लेकिन अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्द ही लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्द हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ख्याल रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होऊंगा। वो मेरे एक दरख्त में कीड़े लगे थे तो मैं उसमें दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तुम उन दरख्तों का ख्याल रख रहे हो, ऊपर वाला ही जाने उसमें कब फल आएंगे। आएंगे मालिक, जरूर आएंगे। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपये जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ भाईजान? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपये। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब चुकाकर जब वो घर पहुंचा, आपका इंतजार कर रही थी। पगार मिली लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिली भी और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए ही बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपये चाहिए। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने का खर्च और बचे हुए 3000 रुपये तुम रख लो। जो सामान लगे वो ले लेना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस माह अगर 3000 रुपए से ज्यादा पैसे मिलते तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले माह मेरी बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, दरख्तों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इतनी मेहनत जो की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी बहुत खुश थे। उनके सालों की मेहनत रंग लाई थी। एक माह में सारे पेड़ों पर आम आ गए। इतने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 माह बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखा। सही कहते हैं लोग, मेहनत का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ रोज की छुट्टी ले ली और दोनों मियाँ बीवी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का कारोबारी वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नजर ताजे आमों पर पड़ी।
अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, एक नंबर, बहुत ही मीठे हैं और साइज भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सारे आम के तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोलो। जी मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू गुफ्तगू करने लगे। ऊपर वाले का करम है हम पर। 3 लाख, बाप रे। करम तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत के ही तो फल हैं। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पू और कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में एफडी रखेंगे, 1 लाख के तुम्हारे लिए जेवर बनाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के जेवर? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुम्हें दिया ही क्या है, सिवाय इस मंगलसूत्र के। चलो अभी जेवर खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। आदाब अर्ज़ खिमजी भाई। आदाब आदाब। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। किमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर किमजी भाई ने हार दिखाया। मीनाक्षी ने भी एक हार पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 रुपए हो गए शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। अजी। किमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन भी जोड़े में पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने ही झोले से पैसे निकाले और किमजी भाई को दे दिया। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नकद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। किमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खीमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदारों को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के जेवर खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की मानिंद फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है, उसने 1,10,000 के जेवर खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पे काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव वालों का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी हक है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला है। तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? वो इस साल मेरे आम के दरख्तों की पहली फसल बिकी है, 3 लाख रुपयों में। स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठे, वो कंजूस स्वामी तुझे एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं होता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी कारोबारी के गोदाम में पहुंचे। स्वामी भाईजान, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं। हाँ दिए हैं। इन्हें लगता है कि मुझे कोई गड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थो थो थो, कितने गए गुजरे हो तुम लोग।
इस बेचारे ने सालों से अपने आम के दरख्तों पर मेहनत की और अब जाकर इसे दरख्तों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूबकर मर जाना चाहिए। स्वामी कारोबारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सर शर्म से झुक गया। खीमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियां चुनी है? मैंने 15 लकड़ियां बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियां ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियां चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है, वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास दो और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे।
वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है। अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक यतीम था, उसका कोई नहीं था। रोज उसके रास्ते में एक आम का बगीचा आया करता था। अशोक ताजे ताजे रसीले आमों को हर रोज देखा करता था। उसका बड़ा दिल करता था कि वो आम खा सके, लेकिन उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा रहता था। अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक खामोशी से अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था तो उसका तवज्जो आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बाग में झांकने लगा तो उसका तवज्जो एक आम पर गया जो बगीचे के बाड़ पर लटक रहा था। वाह, मालूम होता है वो आम दरख्त से गिरकर बाड़ पर लटका है। मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बाड़ पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया। अरे चोर, मेरे बागीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके करीब आया। मैंने चोरी नहीं की जनाब। अच्छा, तो ये आम कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। ये आम बाड़ पर लटक रहा था, मैंने तो बस इसे बाड़ से उठाया। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना। तुमने बगैर इसके पैसे दिए इसे उठाया तो ये चोरी ही हुई ना। चाहूं तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, दफा हो जाओ, आइंदा मेरे बागीचे के आसपास भी नजर नहीं आना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त के आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसकी नजर एक ज़ईफा खातून पर गई जो आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक ज़ईफा खातून के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत वजनी लग रहा है, क्या आप इतना वजन उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के खातिर इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा, आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों तकलीफ उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके फर्जंद की मानिंद हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से गुफ्तगू करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा फरोख्त नहीं हुए? नहीं बेटा, आज खरीदार तो आए थे, लेकिन वो इतनी सौदेबाजी कर रहे थे कि मेरी लानत भी ना निकल पाए। जिंदगी बेहद मुश्किल है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़ी तो ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो, आम, ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुन कुछ खरीदारों का तवज्जो उसकी जानिब गया और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे अदा किए। तकरीबन आधे आम फरोख्त हो गए और अम्मा के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत उठाओ। अम्मा, आप मेरी वालिदा की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस ज़ईफा खातून की आंखों में अश्क आ गए। एक तुम हो जो बगैर किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहे हो और एक मेरा बेटा है जो अपनी ज़ईफा अम्मा को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना फर्जंद समझिए, मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथ में 2 आम रख दिए।
आज काफी मेहनत की है तुमने, आराम से खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इसकी गुठली से दरख्त उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अशोक आम लेकर अपने घर की जानिब निकल गया। अशोक ने बड़े मजे से वो आम खाए। कभी ना कभी मैं अपने खुद के दरख्त के आम खाऊंगा। फिर अशोक ने वो गुठली अपने घर के पीछे आंगन में बो दिए। अगली सुबह अशोक उठा और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहाँ आम का एक बड़ा सा पेड़ देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम की गुठली बोई थी, एक ही रात में दरख्त कहाँ से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। जैसे ही वो आम तोड़ता उसकी जगह पर दूसरा आम आ जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी भर गई। इस आम के दरख्त में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से मालूम करना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम की एक गुठली बोई, आज वहाँ बड़ा सा दरख्त उग गया है। एक ही रात में पेड़, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं भी हैरान हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादुई है। इस दरख्त में और भी जादू है। क्या? आप इसका फल तोड़कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत उसकी जगह पर दूसरा आम आ गया। हे भगवान, बेटा ये तुम्हारी नेकी का फल है। ऊपर वाले ने तुम्हें ये जादुई आम का पेड़ अता फरमाया है। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है ये। अम्मा, मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये दरख्त हासिल हुआ है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी अम्मा बनकर? हाँ, हाँ। अशोक को अम्मा मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे। इसलिए फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आम की एक बड़ी दुकान लगाई। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे, इसीलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहाँ दूसरी जानिब सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। मन्नू भाईजान, इस बार आपने मेरे आम का ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? मैंने तो कल ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे रसीले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके दाम भी कम हैं। लेकिन मन्नू भाईजान, माजरत चाहूंगा सेठ जी, मैं तो अपने मुनाफे को तवज्जो दूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही मुफलिस अशोक आम का तिजारती बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब उस जादुई पेड़ की जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया।